इसको हमें याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया है और वो आ सकता है फिर से भी, जेईई मेन में भी आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सम मीडियम। तो नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक आध कंसेप्ट बहुत अच्छे निकल के आएंगे जो शायद आपको जनरली कहीं मिलते नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन से, जो एडवांस लेवल या ओलंपियाड के क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है। जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges, between two charges when they are placed in some medium, when they are placed in some medium। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ढंग से समझना तभी शायद समझ में भी आएगा। अब जैसा हमने देखा था, कूलम्स लॉ स्टडी किया था, आपको याद होगा कि कूलम्स लॉ में ये एक्सप्रेशन आया था, ये कूलम्स लॉ आया था। यहाँ पर एप्सिलॉन को मैंने क्या लिख दिया था, के एप्सिलॉन नॉट, वेयर के इज द परमिटिविटी, सॉरी, के को बोल रहे थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच सिस्टम इज प्लेस्ड। अब यहाँ पर लेट से हम दो चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, वही सिचुएशन है बिल्कुल एग्जैक्टली। लेट से एक चार्ज ये है Q1 प्लस Q1 और एक चार्ज ये है प्लस Q2, और जिस मीडियम में प्लेस्ड है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और वैक्यूम में होता तो के का वैल्यू कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ मीडियम in which system is placed, in which system is placed, in which system is placed। ध्यान से देखना। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, लेट से वो सेपरेशन जो है R है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इधर फोर्स Q2 अप्लाई करेगा, इधर Q1 अप्लाई करेगा Q2 में। इसको बोल देता हूं F नेट, ये भी F नेट के बराबर होगा। ये F नेट ऑन Q2 है, ये F नॉट ऑन Q1 है, और ये F नेट ऑन Q2 है। ध्यान से देखना। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट सिंपल सा था कि जो F नेट ऑन Q1 हो, ये वेक्टर है इसलिए डायरेक्शन दिखा रखी है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो हम फिगर से देख लिया है। F नेट ऑन Q2, या सिंपली F नेट बोल दूं ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, इज इक्वल टू, वो होगा 1/4 पाई
के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स आया। लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट है, ध्यान से देखना। अब ऐसे समझो कि, और हमने देखा था कि जो k का वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या रहेगा, 1 रहेगा इफ देयर इज अ मीडियम अदर देन वैक्यूम। k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा इफ द मीडियम इज अदर देन वैक्यूम, मीडियम अदर देन वैक्यूम, अदर देन वैक्यूम, राइट। इसका मतलब ये है, चलो इसके बाद अभी यही इतना चीज समझने की कोशिश करते हैं। ये इतना फोर्स आएगा, ये इसी को बोलेंगे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2, Q2, राइट। अब थोड़ा सा, अब कंसेप्ट यहां से शुरू होता है। यदि मैं बात करूं कि यदि ये फ्री स्पेस में होता या k की वैल्यू 1 होती, तब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का वैल्यू क्या होता, k का वैल्यू 1 कर देते तो वो आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। k का वैल्यू क्या हो जाता, 1 हो जाता इफ द सिस्टम वाज प्लेस्ड इन वैक्यूम। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि मैं बात करूं कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, या Q2 Q1 पे कितना लगाएगा, या Q1 Q2 पे कितना लगाएगा, ये तो हमने बात करी नेट फोर्स की। दोनों वर्ड को ध्यान से देखना, ये हमने बात करी किसकी, नेट फोर्स की। इसको बहुत अच्छे से समझना। ये नेट फोर्स ऑन Q1 उसका मैग्नीट्यूड है या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है किसी एक चार्ज पे। अब हम बात करें फोर्स, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और बात करें फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। Q1 Q2 पे कितना लगा रहा है, और क्या बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। चलो इसको रेड से ही दिखाते हैं। तो Q2 Q1 को रिपेल कर रहा होगा, और Q1 309, इसको नाम दे देते हैं F डैश, F डैश। ये Q1 पे है और ये Q2 पे है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा फोर्स Q डैश Q1। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड। दोनों में डिफरेंस है। ऊपर जो लिखा गया है वो लिखा गया है नेट फोर्स, यहां पर लिख रहा हूं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ड्यू टू चार्जेस ऑन ईच अदर। वो वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। अब समझो, इसमें बेसिकली इस वाले में ये नेट फोर्स आया Q1 या Q2 पे, ये आया Q1 या Q2 पे फोर्स, जो चार्जेस एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और यदि थोड़ा सा और गौर से देखूं तो जो एफ नेट है और या फिर
फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर का मैग्नीट्यूड है, इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं तो कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? एफ नेट ज्यादा होगा या फिर एफ डैश ज्यादा होगा? बताओ। सर ज्यादा होगा। कौन सा ज्यादा होगा? सर मतलब जिसका के कम रहेगा उसका फोर्स मतलब ज्यादा रहेगा। के का वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है। अब ग्रेटर देन वन, के का वैल्यू हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन वन होता है। तो ये यस। वैल्यू एफ नेट कम रहेगी ना? हाँ सर कम रहेगा। कम रहेगा। मतलब बात करें कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस है, वो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू या फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, उससे क्या रहेगा? कम रहेगा। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये निकल के आया, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये निकल के आया। तो ये चीजें याद रखनी है। पूछ क्या रहा है वो? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पूछ रहा है क्वेश्चन में, या फिर फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू टू पूछ रहा है, या फिर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन या ऑन वन ड्यू टू टू पूछ रहा है? पूछ क्या रहा है वो चीजें आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़नी है। हाँ, यदि सिस्टम वैक्यूम है तो वही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, और वही फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू होगा, और वही ऑन टू ड्यू टू वन होगा, क्योंकि उस समय के का वैल्यू क्या हो जाता है? वन हो जाता है। लेकिन यदि मीडियम है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का वैल्यू अलग होगा, और जो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे उसका वैल्यू अलग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब यहां से एक थर्ड पॉइंट निकल के आता है जो शायद और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए, अब एक थर्ड पॉइंट निकल के आया। हमने दो चीजें समझी कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या नेट फोर्स ऑन वन कितना है, नेट फोर्स ऑन टू कितना है। वो आपका फर्स्ट पॉइंट में निकल के आ गया, ये वाला पॉइंट में कवर हो गया। और इस वाले पॉइंट में चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं वो कवर हो गया। और थर्ड पॉइंट पे अब एक चीज और जरा देखें कि अब देखा कि ये वैल्यू जो आ रही है, ये वैल्यू कम है किससे? इस वैल्यू से कम है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, अब ये मुझे पता है कि, अच्छा, इसका मतलब ये है कि यदि नेट नेट फोर्स इतना लग रहा है तो मीडियम भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। कौन अप्लाई कर रहा होगा? मीडियम। और मीडियम अप्लाई कर रहा होगा तो मीडियम किधर अप्लाई कर रहा होगा? इधर अप्लाई कर रहा होगा। तो ये एफ एम बोल देता हूं, एफ एम। और एफ एम जो है वो फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम है, एफ एम। और इधर मीडियम अप्लाई कर रहा होगा, एफ एम। तो यहां पर बेसिकली शायद मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट। इसमें एफ नेट का वैल्यू कम है और ये ज्यादा है, तो एफ नेट सही है, ठीक है, एफ एम। तो यहाँ पर जो मीडियम फोर्स अप्लाई कर रहा होगा उसका वैल्यू क्या होगा, जरा वो समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर एफ नेट, ये है नेट फोर्स। और नेट फोर्स जो होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वो होगा फोर्स जो चार्जेस अप्लाई किया माइनस कुछ नहीं, इसमें इस एफ बी डी को समझो और न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर रहा हूं, माइनस एफ मीडियम, ये होगा। क्योंकि ये रिजल्टेंट एफ नेट जो होगा वो रिजल्टेंट होगा किसका? एफ क्यू वन डैश। और एफ एम का रिजल्टेंट होगा
एफ नेट, नेट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। नेट फोर्स क्या होता है, नेट का मतलब ही क्या होता है, रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये ये यस। ये समझ में आया, जल्दी बोलो लास्ट स्टेटमेंट। हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो यहां से एफ एम का वैल्यू जो आएगा इज इक्वल टू, वो हो जाएगा एफ क्यू वन माइनस एफ नेट ऑन क्यू वन, रीअरेंज कर लिया, तो एफ एम इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दें, वैल्यू यस। रखेंगे तो क्या बाहर क्या निकल के आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और 1 - 1/k। चेक कर लो, यही निकल के आया। हाँ सर यही है। ये इसी को चाहो तो ऐसे लिख दो, एफ डैश इज इक्वल, सॉरी, एफ डैश 1 - 1/k। तो ये एक कंसेप्ट और निकल के आया, और ये जो है ये है फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम ऑन चार्ज। ये क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम ऑन चार्ज, ऑन चार्ज। तो आपसे क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर देना है। एफ नेट पूछा है तो जो पॉइंट वन में डिस्क्राइब किया है वो है, या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पूछा गया है तो वो पॉइंट वन से निकल के आएगा। चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है वो पॉइंट टू से निकल के आएगा। मीडियम चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है वो थर्ड से निकल के आएगा। और डायरेक्शन वगैरह सब मैंने फिगर में शो कर दी है। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी इस कंसेप्ट को ठीक से क्लियर कर पाओगे। और क्या क्वेश्चन में पूछा गया है तो हमें वही एक्यूरेट आंसर देना है, उल्टा सीधा आंसर नहीं दे देना है। क्या समझ में आया, जल्दी बोलो। यस यस सर समझ गया। हाँ, और वैक्यूम होता यदि ये, तो एफ एम फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम क्या हो जाता, जीरो हो जाता, क्योंकि उस केस में के का वैल्यू कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो यहीं पर एक पॉइंट लिख लो, याद रहेगा। इफ मीडियम इज फ्री स्पेस और वैक्यूम, देन k is equal to 1, then fm is equal to f dash 1 minus is equal to 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जल्दी बोलो। यस सर समझ। अच्छा, और इफ मीडियम इज कंडक्टर, कंडक्टर, देन उस केस में के का वैल्यू कहाँ टेंड करता है, लिखवा चुका हूं, आगे प्रूव भी कर दूंगा, मैंने बोला था आगे आएगा चैप्टर में प्रूव करने के लिए। देन कंडक्टर, देन के का वैल्यू टेंड करेगा इन्फिनिटी, तब जो फोर्स आएगा मीडियम अप्लाई करेगा वो कितना करेगा, जल्दी बताओ। सर 1/k 0 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, तो कितना करेगा, एफ डैश करेगा। और और देखो, मीडियम भी एफ डैश करेगा, तो मीडियम एफ डैश हो गया, ये भी आपका एफ डैश ही है, चेक कर लो, बस लिखने का तरीका है। तो मीडियम भी एफ डैश हो गया, और एफ डैश क्यू वन ये भी एफ डैश के बराबर ही है, ये लिखा हुआ देखो, ये और ये एक ही बात है। तो नेट फोर्स चार्ज पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, या एफ नेट ऑन चार्ज क्यू वन, या फिर एफ नेट
ऑन चार्ज Q2 या सिंपली एफ नेट बोलूं, वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और सीधी सी बात है, यदि ये कंडक्टर हैं तो चार्ज बिल्कुल क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फोर्स इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही चार्ज बन जाएगा, अब दो चार्ज नहीं रहेंगे। यदि मीडियम कंडक्टर होगा तो ये Q1 Q2 मिलके सिंपली एक चार्ज बन जाएगा, और वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर, एक सिंगल चार्ज। और सिंगल चार्ज अपने आप पे फोर्स कभी नहीं लगाता, किसी चार्ज पे फोर्स किसी दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होती है, एक्ट होती है। समझ में आई बात? यस सर। गुड। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो जनरली बुक में नहीं मिलने वाला है, आपको पता होना चाहिए। बोर्ड वगैरह में कभी नहीं पूछा जाएगा। जेई मेन में यदि ये कंसेप्ट पूछ ले तो सही है, जेई मेन में पूछा जा सकता है, और एडवांस के लिए, मेन एडवांस के लिए है, लेकिन जेई मेन में भी पूछा जा सकता है। इतनी बात क्लियर है? तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है सर। श्रुति, यस सर, क्लियर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट हेडिंग प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, ध्यान देना। ऑफ चार्जेस, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है इंडक्शन। इंडक्शन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। लेट से, लेट एक ऑब्जेक्ट है, स्फीयर ही मान लो, ठीक है, और ये न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है। क्या है? न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। बॉडी, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी का मतलब क्या होता है कि इसमें नेट चार्ज क्या है बेटा, जीरो। जीरो है। और नेट चार्ज जीरो का मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है, सेम है। तभी बोलते हैं वो चार्ज क्या है, वो बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, या उसमें चार्ज क्या है, जीरो है। अच्छा, अब अब हम बात करें कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज की वजह से हो सकता है, कोई अदर सोर्स की वजह से हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कूलम्स लॉ में मैंने थोड़ा बहुत हल्का इंट्रोडक्शन दिया था, इतना तो पता ही होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस कोई चार्ज भी प्रोड्यूस कर सकता है और किसी दूसरे सोर्स से भी हो सकती है, बस है, प्रेजेंट है। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना।
अब क्या किया, नाउ वी हैव टू प्लेस न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी on this external electric field. Now we have to place neutral conducting body on external electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड, बस सुनते जाओ बिल्कुल कथा की तरीके से, शांति से। यदि डेविएट हुए, चीजें मिस कर गई जो मैंने बोला, तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनते जाओ। सारी चीजें मैं लिखता भी जा रहा हूँ इसीलिए, और इसलिए बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब प्लेस किया तो सिचुएशन क्या होगी कि अब मैंने प्लेस कर दिया, तो ये न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी ये है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे हो जाएगी। उसका भी रीजन है, वो समझाऊंगा अभी। और जो बाहर है वो सीधे सीधे बाहर से ही निकल जाएंगी। ये ऐसा क्यों हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इंटर करेंगी वो 90 डिग्री पे करेंगी, और इमर्ज भी 90 डिग्री पे होंगी। इसको डिटेल में आगे समझेंगे। और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। ये आगे डिटेल में जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट आएगा तब डिस्कस करेंगे। बस अभी हमें इंड्यूस चार्ज के बारे में समझने की कोशिश करनी है। अब मुझे पता है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हमने देखा था कि ये पॉजिटिव चार्ज था। कूलम्स लॉ देख लो, कोई भी देख लो। अभी मैंने पॉजिटिव चार्ज लेके ही किया है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 का डायरेक्शन। और Q1 जो है Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जो Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेपेल हो रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। जैसे इसकी इलेक्ट्रिक इस वाले पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, और इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट खींच रहा है। ऐसे ही यदि यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया है, अब उस पे आते हैं। अब यहाँ पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका है लेफ्ट टू राइट। अब जो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है और कंडक्टर है, तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें फ्री चार्जेस होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी के अंदर इजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जो कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वो इस साइड इकट्ठे हो जाएंगे सरफेस पे, ऐसे ये। और इधर यदि नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट इकट्ठे हो गए हैं। या ऐसे समझ सकते हो कि जो पॉजिटिव फ्री चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेपेल करेगा, और रेपेल करने की वजह से वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो लेफ्ट साइड आपके इकट्ठे हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी बोलो। यस सर। गुड। तो ये जो, और अभी भी बॉडी जो है
अभी भी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो कंडक्टिंग बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल, स्टिल न्यूट्रल, क्योंकि चार्ज बॉडी से बाहर नहीं निकले हैं और वो बस उनका रीलोकेशन हो गया है। पॉजिटिव चार्ज राइट तरफ शिफ्ट हो गया है और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो गया है। अच्छा, तो ये जो चार्जेस डेवलप हुए हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्हीं को बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस, क्योंकि ये इंडक्शन की वजह से हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनको इंड्यूस कर दिया है। तो इन चार्जेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। सोच लो, इंड्यूस चार्जेस का कंसेप्ट समझ में आया? जल्दी बोलो। हाँ सर। बाकी संस्कृति समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक। चलो, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट की जरूरत है, जो समझने की जरूरत है। कोई भी इंसुलेटर है, इंसुलेटर में कभी भी तुमने सुना है कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है? नो सर। नहीं। जैसे वुड वगैरह है, तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट इस वजह से नहीं होती है क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस नहीं होते, और कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। तो इंसुलेटर में जो फ्री चार्जेस या इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, इसलिए इंसुलेटर में कभी भी इंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर एक नोट लिख लो, वी कांट प्रोड्यूस we can't produce induced charge on insulators because electrons are tightly bounded। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? फ्री चार्जेस। इस वजह से उसमें कभी भी इंड्यूस चार्ज डेवलप नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जल्दी से देख लो। सेकेंड मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट लिख लो, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज ड्यू टू रबिंग। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज ड्यू टू रबिंग। ध्यान से देखना। बेसिकली लेट दो let there are two object A और ऑब्जेक्ट बी। अभी मान लेते हैं न्यूट्रल है, बोथ आर न्यूट्रल। न्यूट्रल, इनको रब किया। आफ्टर रबिंग ईच अदर, आफ्टर
रबिंग ईच अदर, एक में पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक में नेगेटिव चार्ज आ गया। ये ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट बी था। एक में आ गया लेट से पॉजिटिव चार्ज और एक में आ गया नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट ए से बी में ट्रांसफर हो गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से ही चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज आ गया है और बी में नेगेटिव चार्ज आ गया है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यदि ए में पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका तो ये किसकी वजह से हुआ है, रबिंग की वजह से हुआ है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ट्रांसफर होता है। मतलब ए जो होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बी में नेगेटिव चार्ज हो गया है तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक पॉइंट बस ये लिख लो कि यदि दो चार्जेस, दो बॉडी को रब कर रहे हैं और रब की वजह से एक में पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा किसमें, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली में, और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली बॉडी है उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या बॉडी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, जब भी रबिंग से कोई क्वेश्चन रिलेटेड आए कि बताओ किस में पॉजिटिव होगा किस में नेगेटिव होगा, तो आपको ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में ट्रांसफर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स will transfer from low electronegative object to high electronegative object। क्या प्रोडक्शन ऑफ चार्ज ड्यू टू रबिंग क्लियर है? हेलो, Yes, sir. Clear. पक्का ना बेटा? यस सर। बिल्कुल सिंपल सा चीज है, देख लो। Yes, sir. हाँ, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक NaCl होता है, पढ़ा है सबने? Na पॉजिटिव हो जाता है और Cl जब ब्रेक होता है तो आयंस में, तो ये Cl माइनस। ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो Na होता है, Na के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, सॉरी, कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ये जो है, ये क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन
दे देता है किसको, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको दे देता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को। तो क्या बन जाता है, ये स्ट्रक्चर बन जाता है, Na में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Cl में क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ समझा दिया है, बस इसको वेक्टरली कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह में वेक्टरली भी दिया होता है, तो वो थोड़ा सा पता होना चाहिए और बड़ा आसान सा है, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ चुके हैं पहले। तो नेक्स्ट हेडिंग है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बड़ा सिंपल सा है, ध्यान देना। यदि हमारे पास वही दो चार्ज ले लेते हैं, प्लस Q1 और एक चार्ज ये है प्लस Q2, सेपरेशन बिटवीन देम आर है, और यदि कुछ नहीं बोला है तो मीडियम को क्या मानेंगे, वैक्यूम ही मान के चलेंगे, बार बार बोलूंगा नहीं उस चीज को। तो ये इधर ये रेपल करेगा, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा, ये होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा। मैग्नीट्यूड वगैरह डायरेक्शन वगैरह मैं बेसिक कंसेप्ट में सब समझा चुका हूँ। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो पहले तो एक्सिस सिस्टम पता होनी चाहिए, तभी वेक्टर लिख पाएंगे। तो लेट्स से ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका एक्स एक्सेस है, तो वेक्टर फॉर्म लिखना है तो ये जो वेक्टर होगा ये आर वेक्टर है। अब यहाँ पर मैं फोर्स मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड तो बड़ा आसान है, आपको पता ही है, 1 ड्यू टू 2, या फिर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। किसी लाइन में दिक्कत हो बोलते जाना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अच्छा, इतना तो मैग्नीट्यूड होगा। अब यदि बात करें इसकी, मुझे लिखना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², इतना तो मैग्नीट्यूड होगा। इतना क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ होगा। और पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन लिखना है तो जो, यदि ये आर वेक्टर है, यदि ये आर वेक्टर है तो आर वेक्टर के यूनिट वेक्टर जो होगा वो डायरेक्शन बताएगा। आर वेक्टर डिवाइड बाई आर, इट्स मैग्नीट्यूड, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इसको कई जगह ऐसे लिखा मिलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r³ आर वेक्टर। यदि इसको लिखना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसका ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बस -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, माइनस सबसे आगे भी लगा सकता था, कहीं भी लगा सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये, तो ये वेक्टर फॉर्म है। तो क्या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्लियर है, वेक्टर लिख सकते हो नहीं लिख सकते। ये सर लिख लेंगे। हाँ, चलो इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुपरपोजिशन का मतलब होता है, जनरल मीनिंग होता है एडिशन। ये सुपरपोजिशन जो है ना, ये एक जनरल वर्ड है, इसको हमेशा याद रखना। जब भी सुपरपोजिशन वर्ड हो यूज हो ना, इसका जनरल मीनिंग होता है एडिशन। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग बड़ा आसान है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, सिंपली एडिशन होता है, एडिशन। हाँ, यदि वेक्टर क्वांटिटी का सुपरपोजिशन है तो वेक्टर एडिशन होगा, और स्केलर क्वांटिटी का है तो स्केलर एडिशन होगा। बस जो जैसी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, समेशन कर रहे हैं, तो यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा, और स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर एडिशन फॉलो करेगा। बस सिंपल सा है। तो सुपरपोजिशन यस। घबराना नहीं है, सुपरपोजिशन का मतलब एडिशन ही होता है। बस वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन हो जाएगा, वेक्टर लॉस फॉलो करेगा, और यदि स्केलर है तो स्केलर अलजेब्रा पता ही है हमें। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक फोर्स है क्यू नॉट, सॉरी चार्ज है क्यू नॉट प्लस का, और एक चार्ज ये है प्लस क्यू वन, एक चार्ज ये है माइनस क्यू टू, ऐसे ही nth चार्ज है लेट से प्लस क्यू एन। बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है, एक सिस्टम है। ये क्या है, एक सिस्टम है। क्या है, सिस्टम। सिस्टम। और उस सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, एन नंबर ऑफ चार्जेस, चार्जेस। हमें जो बताना था, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि हमें बताना है नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू सिस्टम, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू सिस्टम। ये है और कुछ नहीं है, सिंपल सा। तो अब मैंने बताया था कि जिस चार्ज पे नेट फोर्स लिखना है, या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अदर दूसरों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कर रहा होगा। तो सिस्टम में एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो यहाँ पर यदि फोर्स की बात करूं, तो जो Q1 है, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव है तो रिपेल कर रहा होगा। तो Q1 तो क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा ऐसे। क्यू नॉट को Q1 क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। ये डिस्टेंस लेट से R1 है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू वन। ये डायरेक्शन होगी इसकी, एरोस दिखा दी है। ऐसे ही जो चार्ज Q2 है, वो क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो चार्ज जो Q2 है, क्योंकि वो नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये जो होगा, ये फोर्स ऑन नॉट होगा ड्यू टू टू होगा, और ये सेपरेशन लेट से R2 है। ऐसे ही जो आपका nth चार्ज है, वो क्या है, वो पॉजिटिव है, तो वो क्या कर रहा होगा, रेपेल कर रहा होगा। तो फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू nth, वो रेपेल कर रहा है, और ये सेपरेशन लेट से Rn है। अब ऐसे ही करके सिस्टम के हर चार्ज की वजह से क्यू नॉट पे कहाँ कैसे फोर्स लगेगा, वो सारे के सारे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। और नेट फोर्स की बात करें, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा फिर, एफ नेट, एफ नेट ऑन क्यू नॉट, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा। तो फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू वन प्लस फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू टू, अप टू फोर्स
ऑन नॉट ड्यू टू nth चार्ज। तो ये क्या आ जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू द सिस्टम। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी बोलो, बिल्कुल सिंपल सा है। यस। मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, सबकी वजह से फोर्स देख लेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन कर देंगे। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंसेप्ट मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। इसके एग्जाम्पल करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसके क्वेश्चन करते हैं पहले, फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चंस में। देखते हैं एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से चलते हैं। क्यू नॉट टू क्यू नॉट फोर क्यू नॉट प्लस माइनस प्लस आर आर, ये ए है, ये बी है, ये सी है। फाइंड फाइंड एफ नेट ऑन ए। फटाफट करते जाओ। एफ नेट ऑन बी, एफ नेट ऑन सी। डायरेक्शन फिगर में दिखा देना, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दो। करो फटाफट। ए बी सी, क्यू नॉट। सर क्या बेटा? बना लिए सर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी लोग भी बना लो भैया। जो बी वाला है वो इधर अप्लाई करेगा, एफ बी, और जो सी वाला है भाई, ए पे बी और सी अप्लाई करेंगे, तो सी वाला इधर अप्लाई करेगा, एफ सी। तो जो एफ बी होगा, एफ बी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो हो जाएगा 2Q0 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और एफ जो सी वाला अप्लाई कर रहा होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R हो जाएगा, तो 4R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 स्क्वायर बाई R स्क्वायर। कौन सा वाला ज्यादा है?
एफ बी या एफ सी? सर एफ बी ज्यादा है। एफ बी ज्यादा है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? नेट इधर एफ आएगा। बी का। हाँ, तो एफ नेट ऑन ए, तो एफ नेट ऑन ए क्या हो जाएगा बोलो? एफ नेट ऑन ए हो जाएगा एफ बी माइनस एफ सी, और उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। चेक कर लो, और डायरेक्शन इधर रहेगा, फिगर में भी दिखा दिया है। बाकी लोगों को क्लियर है बेटा? इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल नहीं ले सकता था मैं। हेलो? Yes, हाँ sir. सर। ठीक है। अब यहाँ से सेकेंड वाला जल्दी जल्दी कर लो, अब इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है नहीं। सेकेंड वाला फिगर बना लो, और ये इसलिए करना है सबको, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें आता है तो बस छोड़ दो। जब मैं कर रहा हूं तो तुम्हें भी करना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी पे देखें तो बी पे जो ए अप्लाई करेगा और सी अप्लाई करेगा, तो ए क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ए अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये ड्यू टू ए, और ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि एक पॉजिटिव निगेटिव है, ये ड्यू टू सी। तो फोर्स ड्यू टू ए वाला कितना होगा? वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो होगा 2Q0 स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और फोर्स ड्यू टू सी जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4Q0, नहीं नहीं, 8Q0 स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो कौन सा वाला ज़्यादा है? सी वाला ज़्यादा है। यहाँ पर कौन सा ज़्यादा था? यहाँ पर ज़्यादा था एफ बी इज ग्रेटर देन एफ सी। यहाँ पर जो है वो एफ सी ग्रेटर देन एफ ए है, तो नेट किसकी तरफ होगा? सी की तरफ होगा। तो नेट जो होगा वो सी की तरफ होगा। तो एफ नेट ऑन बी, एफ नेट ऑन बी इज इक्वल टू एफ सी माइनस एफ ए। फटाफट लिख लो। वैल्यू कितना आएगा? 1 कैलकुलेशन चेक करते हैं ना, 4 पाई नॉट 6Q0 स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन इधर होगा। थर्ड कर लो फटाफट। सिर्फ करना है हमें। मुझे पता है कि सब लोग कर लोगे, लेकिन फिर भी करना है, क्योंकि एग्जाम में हाथ नहीं चलते। समझ रहे हो? प्रैक्टिस कितनी जल्दी प्रॉब्लम करनी है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है हमें। आता तो सबको क्वेश्चन है कई लोगों को। यहाँ से ये आर प्लस Q0 माइनस 2Q0 प्लस 4Q0। सी पे बताना है, तो सी पे ए और बी अप्लाई करेगा। ए इधर अप्लाई करेगा, बी इधर अप्लाई करेगा। तो जो एफ ए होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q0 स्क्वायर डिवाइड बाई 4R स्क्वायर। क्योंकि वो 2R है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और जो फोर्स बी अप्लाई करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा
8Q0 स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ज़्यादा होगा वो FB इज ग्रेटर देन FA होगा, तो नेट डायरेक्शन B की तरफ होगा। तो ये जो होगा ये F नेट ऑन C होगा, और F नेट ऑन C का वैल्यू लिख देते हैं फटाफट। C इज इक्वल टू वो होगा दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा 7, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7Q0 स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, डायरेक्शन ये होगा। यार बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है? हाँ सर क्लियर। आंसर मैच कर रहे हैं? कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई? चेक कर लिया? ये सर सेकंड वाला को छोड़ के बाकी सब सही है। सेकंड वाला कुछ क्या उसमें मैंने गड़बड़ की है कि तुमने गड़बड़ की है? मेरा गलती था प्लस माइनस का। हाँ तो ध्यान देना उस चीज को। बस बता रहा हूँ, Yes. इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ करना है, समझ रहे हो ना? भले ही कितना छोटा क्वेश्चन हो, करना है उसको, क्योंकि यही गलतियां वहां पर होती हैं, इसी वजह से मार्क्स कटते हैं। नेक्स्ट Yes. एग्जाम्पल, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। लेट्स से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे, और एक चार्ज यहाँ पे। लेट्स से +Q0 है, ये -Q0 है, और चलो ये +Q0 है। और ये जो है, ये चार्ज A है, ये B है, ये C है, ये R, ये R, ये R। पहला पार्ट है F नेट ऑन A, दूसरा पार्ट वही F नेट ऑन B। डायरेक्शन फिगर में बनाना है आपको, मैं बोल रहा हूँ।